Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are watching my YouTube channel ज्ञान वारिधि। इससे पहली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने आकलन के उपकरणों के बारे में अध्ययन किया था। ब्रॉडली हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्वालिटेटिव दैट इज गुणात्मक और क्वांटिटेटिव दैट इज परिमाणात्मक। अब इस वीडियो में हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स को डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव टूल्स जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, tests, questionnaires, survey, rating scales, etc. are considered as quantitative tools. इनको परिमाणात्मक उपकरण कहते हैं। परिमाणात्मक उपकरण वो उपकरण होते हैं जिनमें हम संख्यात्मक रूप में अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज टेस्ट। टेस्ट जो होते हैं उनको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। ओरल टेस्ट आप सभी जानते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो इवैल्यूएशन होता है वो ओरल टेस्ट के माध्यम से होता है। और जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम लोग अपनी क्लास में भी ओरल टेस्ट कराते हैं। जैसे कोई भी हमने यूनिट बच्चों को पढ़ाई और उसके बाद जब हम उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन करते हैं, टीचर यूज टू आस्क क्वेश्चंस और छात्र उसका रिप्लाई करते हैं, तो दैट इज अगेन कंसिडर्ड एज एन ओरल टेस्ट, जिसमें हम सिर्फ मौखिक रूप से वार्तालाप करते हैं, कोई भी लिखित काम नहीं किया जाता, उसको हम ओरल टेस्ट बोलते हैं। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट जो होते हैं वो आपके किन्हीं भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन में आप लोगों की एक्सरसाइजेस होती हैं, योगा में आसन प्राणायाम के प्रैक्टिकल्स होते हैं, म्यूजिक में अगर आप हैं तो आप गाना गाकर दिखाते हैं या टीचर्स आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। सिमिलरली होम साइंस की बात करें तो आप कुकिंग करते हैं, तो ये सब आपके प्रैक्टिकल टेस्ट हो जाते हैं। देन कमिंग टू रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो हम लोग सामान्यतः किसी भी परीक्षा को देने के लिए हम जो टेस्ट होते हैं हमारे, वो लिखित परीक्षाएं होती हैं और उनको ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, एसे टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जैसा हम लोगों ने देखा भी है, आपने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो, एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, तो उसमें जो आपके टेस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, जिनमें आपको करेक्ट रिस्पॉन्स को सेलेक्ट करके उसको OMR शीट पर भरना होता है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर जो इमेज लगी हुई है उसमें OMR शीट का एक एग्जाम्पल है, आप उसी तरह उसको फिल करते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं वो हाईली स्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं, जिनको बहुत प्रोफिशिएंसी के साथ बनाया जाता है और जिनमें रिस्पोंडेंट जो उत्तरदाता होता है उसको सिंगल वर्ड में या किसी फ्रेज में, नंबर में या किसी सिंबल के द्वारा सिर्फ एक ऑप्शन का सिलेक्शन करना होता है। इसके गुण देख लेते हैं। ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें जो शिक्षक है उसके अपने पूर्वाग्रह, उसकी धारणाएं, उसके विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता। अनएम्बिग्यूटी इज देयर। अनएम्बिग्यूटी मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नंबर बी करेक्ट है तो वो सभी शिक्षकों के लिए बी ही करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शिक्षक चाहे तो उसमें से ए को करेक्ट कर दे या सी को करेक्ट कर दे। सो अनएम्बिग्यूटी होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्लैरिटी होती है इसमें। फ्री फ्रॉम इवैल्यूएटर्स प्रेजुडिसेस एंड बायसनेस। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि शिक्षक के या इवैल्यूएटर के अपने जो पूर्वाग्रह हैं या उसकी अपनी जो विचारधारा है उसका स्कोरिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओनली वन करेक्ट रिस्पॉन्स इज देयर। सिर्फ एक सही उत्तर होता है, उसी उत्तर का चयन करने पर छात्र को अंक प्रदान किए जाते हैं, अदरवाइज कोई भी अंक नहीं दिया जाता या फिर नेगेटिव मार्किंग होती है। जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स इज पॉसिबल। क्योंकि उत्तर सभी के समान हैं, इसलिए हम रिजल्ट को बहुत इजीली जनरलाइज कर सकते हैं, रिजल्ट का सामान्यीकरण कर सकते हैं। यदि किसी छात्र के नंबर 75 आए हैं और किसी के 79 आए हैं, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है कि उसके 75 क्वेश्चन सही हैं या 79 क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि टीचर की अपनी विचारधारा से कोई भी स्कोर में परिवर्तन नहीं आ सकता, इसलिए इनका सामान्यीकरण करना बहुत सरल हो जाता है। रिलायबल एंड वैलिड। ये विश्वसनीय भी होते हैं और इनकी वैधता भी होती है और इस विश्वसनीयता और वैधता का वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। नाउ इसके जो लाभ हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अनएम्बिगुअस, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एकदम स्पष्ट होते हैं, कोई भी इसमें
डिस्क्रिपेंसी नहीं होती कि एक टीचर कुछ और कह रहा है, दूसरा टीचर कुछ और कह रहा है, ऐसा नहीं होता। जो आंसर की में लिखा गया है वही आंसर है। लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसको अटेम्प्ट करने में बहुत कम टाइम छात्रों का लगता है। ऑनलाइन असेसमेंट भी पॉसिबल है। ऑनलाइन असेसमेंट हम करते हैं तो उससे हमारा रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। और जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि क्राइसिस चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, तो ऑनलाइन असेसमेंट अगर हम छात्र का करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सबसे अच्छा माध्यम है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, जितना भी आपका कोर्स कंटेंट है आप उसको, बहुत सारे कोर्स को आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि निबंधात्मक प्रश्नों में नहीं हो पाता, क्योंकि एक ही क्वेश्चन या एक ही या दो पार्ट्स ही किसी यूनिट में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें से ही आप लॉन्ग क्वेश्चंस बना देते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की बात करते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन, आप छात्रों में विभेदीकरण बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो छात्र क्योंकि ये स्पीड टेस्ट भी होता है और पावर टेस्ट भी होता है, आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो रही है और आपकी स्पीड भी टेस्ट हो रही है, तो उसमें हम लोग बहुत इजीली छात्रों का विभेदीकरण कर सकते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा बच्चा हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है किस बच्चे की और किसकी लो है। प्रैक्टिकेबिलिटी, कहीं पर भी इसको अप्लाई करना बहुत आसान है। यदि हमारे पास कोई शिक्षक बहुत ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्डाइज्ड नॉलेज का नहीं है तो भी, या कोई भी हम लोग किसी से भी इसको अप्लाई करा सकते हैं, तो प्रैक्टिकेबिलिटी है, व्यवहारिकता है, इसको कहीं पर भी अप्लाई करने में बहुत इजी रहता है। हमें किसी भी प्रशिक्षित शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास अवेलेबल है उसके द्वारा ही हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। हर चीज़ की कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर, इसको बनाना थोड़ा कठिन होता है, इसके लिए किसी प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है। अगर वो नहीं हमें मिल पाता है तो जो हमारा टेस्ट है वो या तो रिलायबल नहीं हो पाता है, कभी कभी कि उसकी वैलिडिटी नहीं होती, या फिर उसके आंसर्स भ्रामक हो जाते हैं, तो इसलिए हमें एक प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स नहीं होता, मतलब विचारों का संगठन यहाँ पर चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिखने का कोई स्कोप नहीं है। जो आंसर्स दिए गए हैं उन्हीं आंसर्स में से छात्र को एक सेलेक्ट करना है, उसके पास अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए कोई भी स्थान इसमें नहीं होता। एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक टेस्ट आप जो बनाएंगे उसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होगी, तो आप उसको भी पेमेंट देंगे, और जो एक एग्जाम आपका नॉर्मली 1 या 2 पेजेस में आ जाया करता था उसके लिए एटलीस्ट आपको 10 पेजेस रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि एक पेज पे 5 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ पाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा खर्चीला भी पड़ता है। नो रिकग्निशन ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ लर्नर, जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, उसका जो खुद की मौलिकता है उसका कहीं कोई रिकग्निशन नहीं हो पाता, उसको कोई भी पहचान नहीं मिल पाती है। वो अपने आप क्या सोच रहा है या वो रट कर आया है, इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। चीटिंग का स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आसपास में बैठे हुए छात्र छात्राएं एक दूसरे को इशारा करके या आंसर्स को पीपिंग करके दूसरे की कॉपी में झांक कर या कैसे भी करके उसको देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट टू इवैल्यूएट हायर ऑर्डर थिंकिंग, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग है जिसमें हम क्रिएटिविटी बच्चे की देखते हैं, उसकी रचनात्मकता देखते हैं, उन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी के लिए, एप्लीकेशन पार्ट के लिए स्कोप बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किया ही नहीं जा सकता। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसलिए कुछ लिमिटेशंस इसकी होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के भी कुछ प्रकार होते हैं, इसको हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सप्लाई टाइप एंड सिलेक्शन टाइप। सप्लाई टाइप, जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हमें आंसर को सप्लाई करना होता है। जैसे यदि हमसे ये पूछा गया कि इंडिया गेट कहाँ पर है, तो हमें उसका आंसर खुद लिखना है, इंडिया गेट दिल्ली में है। इसी तरह कंप्लीशन टाइप भी होते हैं, फिलअप्स जिनको हम कहते हैं। आपको कोई भी चीज़ को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में देना है, तो वहाँ पर भी आप बच्चे को ऑप्शन नहीं देते हैं, उसको अपने ही प्रत्यस्मरण के आधार पर आंसर देने होते हैं। तो ये दोनों आपके सप्लाई टाइप होते हैं, इसमें आपको अपने आप से छात्र को सोचकर उत्तर देना है, वहाँ पर कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा आपका आता है सिलेक्शन टाइप। सिलेक्शन टाइप में आपको चयन करना है, मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन दिए हुए ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसका हमें चयन करना होता है। जैसे
ट्रू और फॉल्स, आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है, उसके आगे ट्रू या फॉल्स में से आपको सिलेक्ट करना होता है, आइदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस टाइप। जैसे आप हमेशा देखते ही हैं, एक आपको प्रश्न दिया होता है, उसके साथ 4 ऑप्शंस होते हैं, उन चारों ऑप्शंस में से जो आपको ऑप्शन सही लगता है उस पर आप टिक कर देते हैं। देन देयर इज मैचिंग टाइप, 2 कॉलम्स दिए होते हैं, उनमें से पहले कॉलम से दूसरे कॉलम के आंसर्स को मैच करना होता है। क्लासिफिकेशन टाइप, कैटेगराइज करना होता है चीज़ों को, जैसे ऑड वन आउट निकालना है आपको, या जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको एक ग्रुप में क्लासीफाई करना है, दूसरी तरह की चीज़ों को दूसरे ग्रुप में क्लासीफाई करना है, उनको अलग अलग बांटना, ये क्लासिफिकेशन टाइप है। वहाँ पर भी आपको ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको सिर्फ उनको उठाकर अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित रूप में रखना होता है। एनालॉजी टाइप, एनालॉजी जो होती है वो आपकी रीजनिंग टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें होती है जैसे 2 चीज़ों के बीच में संबंध बताया गया, जैसे आपके मिल्क इज़ वाइट, ओके, जो दूध है वो सफ़ेद है, बाल, उसके आगे आपको खुद भरना है, जो दूध और सफ़ेद में रिलेशन है वही बाल और काले में रिलेशन है, तो आपको वहाँ पर क्या भरना है, काला। तो इसी तरह से एनालॉजी मतलब पहले में जो रिलेशन है उसको पहचान कर दूसरे के रिलेशन को आपको लिखना है। तो ये सब आपके होते हैं सिलेक्शन टाइप, मतलब चयन के आधार पर आप उनमें से जो सही उत्तर है उसका चयन करते हैं और उसको लिख देते हैं। उम्मीद है आपको जो क्लास में मैंने बताया वो सब समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। थैंक यू।